स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी, कैसी आपकी तैयारी चल रही है। HSSC TGT जनरल पार्ट की प्रिपरेशन हमारी चली हुई है। EVS का पोर्शन आपका रहता है। आने वाले 3 से 4 वीडियो में इसको कंप्लीट खत्म करने की पूरी कोशिश है। टॉपिक 11 आज का आपका रहने वाला है सॉइल पोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे, मृदा प्रदूषण के ऊपर बात करेंगे, कैसे ये होता है, इसके पोल्यूटेंट्स के बारे में, कॉजेज वगैरह सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो डेफिनेशन देखेंगे, पोल्यूटेंट्स पे बात करेंगे, सॉइल को प्रदूषित करने वाले कारक कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे, पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, कॉजेज क्या होते हैं, सोर्सेज इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है इस चीज़ का, इकोनॉमी पे क्या इसका अफेक्ट पड़ रहा है, इकोसिस्टम पे इसका क्या अफेक्ट पड़ रहा है, सारी चीज़ों को देखेंगे। इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल इसको कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर करेंगे। कंटेंट बाइलिंगुअल रहने वाला है। वीडियो अगर पसंद आती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है तो सब्सक्राइब कर लेना। टीचिंग गोल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है और लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी के साथ, ताकि सभी तक ये अपडेट्स पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ सॉइल पॉल्यूशन यानी कि मृदा प्रदूषण आखिर होता क्या है। देखिए, हम ऊपर सारे जो है पॉल्यूशंस वगैरह पढ़कर के आए, जिसके अंदर हमने एयर पॉल्यूशन को पढ़ा, नॉइस पॉल्यूशन को पढ़ा, वाटर पॉल्यूशन को पढ़ा, और अभी जो हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर वो हम मृदा प्रदूषण को ऐड कर रहे हैं, सॉइल पॉल्यूशन को ऐड कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ें जब कुछ नॉर्मल होता है और उसके अंदर कुछ ऐसी अनवांटेड चीज़ें अगर आ जाए और जो उस चीज़ को पूरी तरीके से प्रदूषित कर देती हो, जो हमारे काम के लिए बचे ना, वो पॉल्यूशन होता है। सॉइल के अंदर भी, सॉइल का भी अपना एक टेक्सचर होता है, सॉइल का भी अपना एक यूज़ होता है, उसकी अपनी एक फर्टिलिटी होती है। और अगर ऐसे अनवांटेड चीज़ अगर हम इसके अंदर मिला दें जो कि इसके टेक्सचर को कह लो या फिर इसकी फर्टिलिटी को कहीं ना कहीं बेकार कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो वो पॉल्यूशन के अंदर आता है। अब ये बहुत सारे इसके कारक होते हैं, ठीक है, वो हम सारी चीज़ें नीचे पढ़ेंगे। तो सॉइल पोल्यूशन रेफर्स टू एनीथिंग, कुछ भी जो कि कुछ भी अगर हम सॉइल के अंदर ऐड कर दें जिसका जो कारण लेकर के आता है, जिसका कॉन्टामिनेशन ऑफ सॉइल, हमारी जो मिट्टी है वो प्रदूषित हो जाती है और हमारी सॉइल की जो क्वालिटी है, जो उसकी गुणवत्ता है, उसको यहाँ पर डिग्रेड करती है, या फिर कह लो कि उसको क्या करती है, कम करती है। तो वो क्या होता है, आपका सॉइल पोल्यूशन होता है। ये तब होता है जब पोल्यूटेंट्स, यानी कि पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो दूषित करते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे हमने एयर पोल्यूटेंट्स पे बात करी थी, वाटर पोल्यूटेंट्स पे बात करी थी। पोल्यूटेंट्स वो कारक होते हैं जो हमारी चीज़ों को दूषित करने वाली ये चीज़ें, मटेरियल्स होते हैं। तो इट अकर्स व्हेन द पोल्यूटेंट्स कॉजिंग द पोल्यूशन रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ सॉइल, यहाँ पर सॉइल की क्वालिटी रिड्यूस होती है और कन्वर्ट कर देते हैं सॉइल को, सॉइल का जो इनहैबिटेबल होते हैं फॉर। देखिए, जो मिट्टी होती है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उसके अंदर रहते हैं, उनका घर होती है मिट्टी, और एक प्रॉपर टेक्सचर के अंदर ये लोग रहते हैं। अगर वो मिट्टी पूरी तरीके से प्रदूषित हो जाए तो इनका जो हैबिटेट का मतलब होता है जहाँ पर ये लोग रहते हैं, तो वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और वहाँ पर जो इनके लायक एनवायरनमेंट है वो बचेगा नहीं। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें रह नहीं सकती, ठीक है। जैसे आपके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी आपके जैविक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो आपके जितने भी वेस्ट है उसको डिकम्पोज करते हैं, तो उनको रहने के लिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेगी नहीं, और नहीं मिलेगी तो फिर जितना भी वेस्ट है वो हमारा डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो हैबिटेट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वो भी यहाँ पर ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो सॉइल में रह रहे हैं वो यहाँ पर अफेक्ट हो रहे हैं इस चीज़ से। तो इसके काफ़ी ग्लोबल लेवल पर इसके नुकसान है, ऐसा नहीं है कि मानवीय लेवल पर सारा जो नेचर है वो यहाँ पर इससे डिस्टर्ब हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। मृदा प्रदूषण किसी भी चीज़ को संदर्भित करता है जो मिट्टी के प्रदूषण का कारण बनता है। मतलब कोई भी चीज़ जो उसमें ऐड हो रही है जो मिट्टी के प्रदूषण का कारण बन रही है, पोल्यूटेंट है वो, और उसकी गुणवत्ता को यहाँ पे खराब करता है। ये तब होता है जब प्रदूषण पैदा करने वाले प्रदूषक मिट्टी की गुणवत्ता को कम करते हैं और मिट्टी में रहने वाले जितने भी सूक्ष्म जीवी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या फिर स्थूल जीव है, वो यहाँ पर मिट्टी में रह नहीं पाते हैं, उनके लिए सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो आपका सॉइल पोल्यूशन के अंदर आता है। डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हो कितना यहाँ पर गंदगी है, कितने यहाँ पर सॉइल जो है बुरी तरीके से डिस्ट्रक्ट हुई पड़ी है। तो क्या इस चीज़ में कोई भी फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो सकता है, कोई भी फर्टिलिटी यहाँ पर आपको मिलेगी क्या? इस मिट्टी में हम कुछ भी उगा सकते हैं? हम नहीं उगा सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? सॉइल पोल्यूशन बोलते हैं।
सॉयल कॉन्टामिनेशन और सॉयल पोल्यूशन कैन अकर ईदर बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़। मेन कारण होता है, सबसे मेन कॉज है हमारे खुद की वजह से, मानवीय गतिविधियों की वजह से हमारी जो मिट्टी है वो प्रदूषित हुई है। ये एक मेन कारण है। फिर चाहे आप कृषि से लगा लीजिए, फिर चाहे आप इंडस्ट्री से लगा लीजिए, कैसे भी लगा लीजिए, यहाँ पर जो फिर चाहे आप डिस्पोजल ऑफ वेस्ट लगा लो, हम लोग अपना जो कूड़ा कचरा वो मिट्टी में ऐसे ही फेंक देते हैं, जगह जगह पर कूड़े के पहाड़ आपको दिख जाएंगे। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसका मेन कारण होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी कि हम लोगों ने खुद ही अपनी मिट्टी को यहाँ पर प्रदूषित किया है। बिकॉज मतलब नेचुरल प्रोसेस बहुत ही कम होते हैं, ज़्यादा जो कारण होता है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है, ये पॉइंट में है। द सॉयल कॉन्टामिनेशन कैन अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स सच एज। अब यहाँ पर जो कॉन्टामिनेशन होता है, जो प्रदूषण होता है, वो किस वजह से होता है? हम लोग बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं, जैसे पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं हमारे खेतों में, अपनी कृषि में। हम लोग खरपतवार को कह लो, जितने भी अनवांटेड जो पेड़ पौधे हमारी फसलों में होते हैं उसको रिमूव करने के लिए, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उनको अपनी फसलों में मारने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। जैसे छिड़काव नहीं करते हैं, उसमें सारी चीज़ें मिला मिला के वो पीछे कंधे में लटकी रहती है टंकी से, एंड देन हम आगे छिड़काव करते हैं। तो उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। वो खरपतवार को नुकसान पहुंचाए ना पहुंचाए, लेकिन हमारी मिट्टी को यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से डैमेज कर रहे हैं। तो एनवायरनमेंट में क्या है कि हमें इस चीज़ से थोड़ा सा बचना चाहिए। हम जैविक तरीके से भी इन चीज़ों को कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हम केमिकल्स वगैरह का यूज़ करें। तो पेस्टिसाइड्स बहुत सारा हम लोग यूज़ करते हैं, जिसके अंदर केमिकल होता है जो हमारी मिट्टी के साथ मिलकर उसके टेक्सचर को ख़राब करता है। हर्बिसाइड्स का यूज़ करते हैं, अमोनिया का यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स का यूज़ करते हैं, लेड, नाइट्रेट, मर्क्यूरी और नेप्थलीन। इन सारी चीज़ें, ये सारे आपके पोल्यूटेंट्स में आते हैं जो हमारी मिट्टी को यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ही गंदी तरीके से ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब जो है टाइप ऑफ सॉइल पोल्यूटेंट्स की यहाँ पर बात करते हैं। अब जितने भी प्रदूषक होते हैं, जितने भी सॉइल के पोल्यूटेंट्स हैं, उनके टाइप्स के ऊपर बात कर लेंगे कि कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं जो हमारी सॉइल को यहाँ पर अफेक्ट करते हैं, जिनसे हमें नुकसान पहुँच रहा है। इसके अंदर हैवी मेटल्स आते हैं, जैसे कि लेड एंड मर्करी है। ये बहुत ही एक्सेस हाई अमाउंट में होते हैं सॉइल के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस यानी जहर का काम करते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। बिल्कुल ही खतरनाक वाली चीज़ें ये होती हैं, लेड एंड मर्क्यूरी। तो ये हैवी मेटल्स है जिनको आपने यहाँ पर पढ़ना है। नीचे एक टेबल है जिसको आपने देख लेना है। यहाँ पर कुछ ऐसे मेटल है जो कि सॉइल पोल्यूटेंट्स के रूप में काम करते हैं। टॉक्सिक मेटल आप इनको कह सकते हो, खतरनाक ये धातुएं होती हैं जिससे हमारे जो मिट्टी है उसका प्रदूषण होता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, आर्सेनिक, मर्करी एंड लेड, ये सारी चीज़ें हैं आपके। एंटिमनी है, कैडमियम है, थैलेमियम है, जिंक, निकल, सेलेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, कॉपर, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लेना कि यहाँ पर जो है चीज़ों का काफ़ी अफेक्ट पड़ता है हमारे सॉइल के ऊपर। दीज मेटल्स कैन ओरिजिनेट, ये जितनी भी धातुएं हैं ये कहाँ से आती है? ये बहुत सारे सोर्सेज से, स्रोतों से आती है। जैसे हम किसी भी चीज़ का खनन करते हैं, माइनिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, किसी मिनरल को हम जब माइनिंग करते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से आते हैं, हम कृषि के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होते हैं, या फिर दवाइयों के जो वेस्ट होते हैं जो हम ऐसे मिट्टी में फेंक देते हैं, उनसे ये सारे जो मेटल्स है वो निकल के अपने हमारी मिट्टी को यहाँ पर पोल्यूट करते रहते हैं। इसके अलावा जो और पोल्यूटेंट्स है वो आपके PAH होते हैं, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसको बोलते हैं। ये क्लास होती है ऑर्गेनिक केमिकल्स की जहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन एटम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और ये जो PAH है ये हमारी जो सॉइल है उसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर को यानी कि पानी को अपने अंदर होल्ड करने की जो कैपेसिटी है उसको कम करते हैं। ठीक है, PAH जो होते हैं वे पानी, सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको कम करते हैं, साथ ही सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको भी रिड्यूस करते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर फसल जो है उपजाऊ नहीं हो पाएगी फिर। तो ये भी एक मेन पोल्यूटेंट्स का काम करता है। और ये आता कहाँ से है? ये तब आता है जब कोई भी जो मटीरियल है वो जलता है। जैसे कोयले के प्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें निकल के आती है, ऑटोमोबाइल का एमिशंस होता है, जितने भी वाहन चलते हैं वहाँ से हार्मफुल गैसेज निकलती है, सिगरेट के स्मोक से, और ऑयल एक्सट्रैक्शन जब हम लोग करते हैं, तेल को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इन सारी चीज़ों से हमें क्या प्राप्त होता है? हमें PH मिलता है जिसके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है, जो कि हमारी सॉइल के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। ठीक है, तो ये कुछ पोल्यूटेंट्स थे। उसके अलावा इंडस्ट्रियल वेट, जितने भी आपके औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं, हमने कई बार आपको कई बार नीचे में डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बताया अच्छे से
कि जहाँ से भी उद्योगों से निकलने वाला जो भी वेस्ट है, जो कूड़ा है, या तो हम पानी के अंदर किसी भी रिवर के अंदर डायरेक्टली डंप कर देते हैं या फिर हम कहीं भी कूड़े कचरे में इस चीज़ को फेंक देते हैं। तो ये हमारी एयर को ख़राब कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारी जो मिट्टी है उसको भी कॉन्टामिनेट कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है यहाँ पे एक पॉल्यूटेंट का काम करता है। जितने भी आपके एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, जितने भी कीटनाशक हैं उनका यूज़ कर रहे हैं अपने उन सभी कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, अपने खरपतवार को मारने के लिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक तरीके से केमिकल छोड़ती हैं जो हमारे सोइल के लिए यहाँ पर खतरनाक है। तो ये था पोल्यूटेंट्स जिनके बारे में हमने बात करी। अब कॉजेज देख लेते हैं, सोर्सेज क्या होते हैं सॉइल पोल्यूशन के। सॉइल पोल्यूशन कैन बी नेचुरल और ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। ये या तो नेचुरल या प्राकृतिक रूप से हो सकते हैं या फिर मानवीय गतिविधियों के कारण हो सकती हैं। बट मोस्टली ये जो किसकी वजह से होते हैं, मोस्टली जो मेजॉरिटी होता है सॉइल पोल्यूशन वो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। हमने खुद से अपनी मिट्टी को ख़राब किया है, फिर चाहे आप एक्रेसी से लगा लीजिए, फिर चाहे हमारा कूड़ा कचरा हम इकट्ठा ऐसे फेंक देते हैं उससे लगा लीजिए, तो हमने खुद से अपने एनवायरनमेंट को यहाँ पे जो है ख़त्म करने के कगार पर है। तो चाहे फिर वो एयर पोल्यूशन की बात हो, फिर चाहे वो वाटर पोल्यूशन की बात हो, हम खुद अपनी एक्टिविटी से चीज़ों को यहाँ पर ख़राब कर रहे हैं। रूट कॉज की अगर बात करें सॉइल पोल्यूशन की, तो जो जड़ होती हैं इस मृदा प्रदूषण का, वो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं उसकी वजह से, जिसके अंदर आपका एक एग्रीकल्चर आता है, जिसके अंदर से आपका जितना भी आप पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं इसका एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं, या फिर हम इम्प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं, अनुचित उसका उपयोग करते हैं एग्रीकल्चर में। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो मैं आपको अभी ऊपर बता करके आई हूँ, और तीसरा है आपका डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। आप चाहे आपका मेडिकल वेस्ट हो, फिर चाहे आपका घरेलू वेस्ट हो, फिर चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो, इसका हम प्रॉपर मैनेजमेंट प्रबंधन नहीं कर पाते हैं, हम इधर उधर इन चीज़ को फेंक देते हैं। तो ये 3 जो है एक मेन रूट कोज हो सकते हैं आपके सॉइल पोल्यूशन के। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जिसके अंदर बात करेंगे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की, तो आप अपने डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हमारे उद्योग में सारी चीज़ें होती है तो हम ऐसे चीज़ों को फैला देते हैं। तो क्या ये किसी भी तरीके से हमारे सोइल को यहाँ पर फर्टाइल रहने देगी? किसी भी तरीके से हमारे जो सोइल है जिसकी गुणवत्ता है उसको क्या किसी भी तरीके से मेंटेन रख सकता है? जिस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर फैली हुई है, फिर ब्लैक जो पार्ट इसमें आप देख सकते हो, तो कितनी भयानक तरीके से हमारी मिट्टी यहाँ पर अफेक्ट होएगी इससे, या फिर होती है और हो भी रही है। तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन यही होता है कि औद्योगिक जो कूड़ा कचरा है वो हम ऐसे ही फैला देते हैं, उस चीज़ का हम प्रॉपर निपटारा नहीं करते हैं। डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू सॉलिड कैन रिजल्ट इन सॉइल पोल्यूशन। हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं जितने भी औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं, औद्योगिक जो भी कचरा होता है उसको हम मिट्टी में ऐसे ही खुला ही छोड़ देते हैं। इंडिया के अंदर जो माइनिंग वगैरह होती है, जिससे खनन या फिर आप निर्माण जो गतिविधियाँ वो काफ़ी इंक्रीजिंगली बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारी जो मिट्टी है उसका डिग्रेडेशन यानी कि उसका जो क्षति है मिट्टी को वो काफ़ी पहुँचने लग रही है। मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन जब हम करते हैं फ्रॉम द अर्थ, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर अफेक्टिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो हम जितने भी मिनरल्स है, जितने भी हमारे खनिज हैं, उनका जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो वो मिट्टी की उर्वरता को यहाँ पर क्या करते हैं, प्रभावित करने के लिए यहाँ पे जिम्मेदार है। तो ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल जो आपका वेस्ट है वो आपके सॉइल पोल्यूशन को यहाँ पर सॉइल को यहाँ पर इफेक्ट कर रहा है। उसके बाद है वेस्ट डिस्पोजल, जो आप अपने यहाँ पर देख सकते हो, और ऐसे ढेर आपको अपने आस पड़ोस में कहीं पर भी जो है देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आसपास में जहाँ पर भी ये ढेर है उसके आसपास की जो मिट्टी है, इसके नीचे जो मिट्टी है, क्या वो किसी भी तरीके से उपजाऊ रह सकती है? क्योंकि जितने यहाँ पर केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं, जिसके अंदर आपका प्लास्टिक भी है जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जिसको डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक एंड अदर सॉलिड वेस्ट इज अ सीरियस इशू दैट कॉज सॉइल पॉल्यूशन। जो भी हम प्लास्टिक को डिस्पोज करते हैं या फिर जो भी हमारा सॉलिड वेस्ट है जो कहीं ना कहीं हमारा डिग्रेड नहीं हो सकता है, वो एक तरीके से सॉइल पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। जितने भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स होते हैं, जैसे हमारे घर में भी हम लोग भी बैटरीज वगैरह यूज़ करते हैं, और वो जो बैटरी ख़राब हो जाती है तो हम ऐसे कूड़े में फेंक देते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है आपका। तो इससे भी आपका बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है सोइल पर ड्यू टू द प्रेजेंस, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स हैं जो हमारी सोइल के साथ मिलके उसकी फर्टिलिटी को यहाँ पर लूज़ करते हैं, ख़राब करते हैं। जैसे लिथियम प्रेजेंट होता है बैटरीज के अंदर,
इससे क्या हो सकता है, लीचिंग ऑफ सॉइल यहाँ पर हो सकती है। ह्यूमन वेस्ट होते हैं जैसे यूरिन है, फीकस है, डाइपर होते हैं बच्चों के, ये डायरेक्टली हम लोग डंप कर देते हैं ज़मीन के ऊपर। इससे हमारा सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, साथ ही साथ वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है और इसके साथ साथ एयर पोल्यूशन भी यहाँ पर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने घरेलू कचरे को या फिर हम जो भी हमारा डिस्पोजल सामान है उस चीज़ को हम ऐसे ही फेंक देते हैं, जिसकी वजह से हमारा सॉइल पोल्यूशन यहाँ पर हो रहा है। जस्ट ठीक है, ये सब मैंने आपको हिंदी में बता दिया है। ऑयल स्पिल्स, तेल का रिसाव, ये आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर कि यहाँ पर आपको भारी मात्रा में इधर तेल फैला हुआ है। तो ये जो तेल है आपका, ये इस मिट्टी को यहाँ पर क्या कर रहा है, खराब कर रहा है, इसको पोल्यूट कर रहा है, यहाँ पर कुछ भी उपजाऊ फिर नहीं रह सकता है। ऑयल लीक्स कैन हैपन ड्यूरिंग द स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट ऑफ केमिकल्स। जितने भी आपके केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, उनको स्टोर करने के दौरान, उनको इधर उधर ले जाने के दौरान यहाँ पर कई बार लीक हो जाता है, कई बार चीज़ें जो है गिर जाती है, फट जाती है, निकल जाती हैं, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली मिट्टी के कॉन्टेक्ट में आती है और वहाँ पर जो है मिट्टी का जो टेक्स्चर है उसको ख़राब करती है। और साथ ही साथ आप सभी को पता है कि जो मिट्टी है, जो आपकी सॉइल है, वो आपका नेचुरल फिल्टर का काम करती है। तो ये जो तेल वगैरह है वो सारे यहाँ से फिल्टर होकर के नीचे ग्राउंड वाटर तक भी जा सकते हैं, जो हमारा साफ पानी है नीचे वहां तक भी जा सकते हैं। तो हमारा वाटर को भी ये सारी चीज़ें पॉल्यूट करते हैं। केमिकल प्रेजेंट इन द फ्यूल डिटोरिएट्स, यानी कि बहुत ही गंदी तरीके से इसको खराब करते हैं सॉइल की क्वालिटी को और उनको अनसुटेबल बनाते हैं फॉर द कल्टिवेशन के लिए। केमिकल्स कैन ऑल्सो एंटर इनटू द ग्राउंड वाटर। ये वही है जो मैंने आपको अभी बताया कि ग्राउंड वाटर में भी यहाँ पर रिस्क करके जा सकते हैं, जमीन से रिस्क करके और नीचे ग्राउंड वाटर तक जा सकते हैं। इसलिए हमारा पानी भी यहाँ पर नहीं बच सकता अगर यहाँ पर तेल का रिसाव हो रहा है तो। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है, यहाँ पे कृषि गतिविधियाँ है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था ना पेस्टिसाइड वाला, कि ऐसे पीछे टंकी लगा करके इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो हमारे खरपतवार या फिर आप कह लो कोई भी कीड़े मकोड़े अगर हमारी फसल में लग जाते हैं तो उनको मारने के लिए हम लोग ऐसे छिड़काव करते हैं। तो ये चीज़ क्या है, इस चीज़ का यहाँ पर डबल नुकसान है। हमारी फसलों से जो खरपतवार है वो जाए ना जाए, कीड़े मकोड़ों को मारे या ना मारे, लेकिन हमारी जो मिट्टी है उसको ज़रूर ख़राब कर रहे हैं। और साथ ही इन्होंने अपने फेस को यहाँ पर कवर इसलिए किया हुआ है कि ये अगर ब्रीदिंग के अंदर चला जाए तो ह्यूमन को भी यहाँ पे नुकसान है। ठीक है, तो इसके नुकसान काफ़ी होते हैं, बट फिर भी ये चीज़ें बहुत चलती आती हैं। द यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, वो मैंने आपको बताया वही है कि इसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है। अगर हम इसका रिपीटिव यूज़ कर दें, कैन कॉज इंसेक्ट एंड पेस्ट टू बिकम रेजिस्टेंट टू इट एंड इंस्टेड ऑफ किलिंग, यानी कि इसका हम बार बार यूज़ करते रहेंगे ना तो इसका उनके ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उनके कीड़े मकोड़ों के ऊपर भी, बल्कि ये क्या करेंगे कि पेस्ट और इंसेक्ट को मारने की बजाय हमारी जो मिट्टी है उसकी क्वालिटी को यहाँ पे डिग्रेड करते हैं, उसकी क्वालिटी को यहाँ पे ख़राब करते हैं। ठीक है, तो दे आर फुल ऑफ केमिकल्स दैट आर नॉट प्रोड्यूस इन नेचर। ये हमें नेचर ने नहीं दिया है, बल्कि ये मैन मेड केमिकल्स होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो हम खरीद करके लाते हैं एंड देन पानी वगैरह में मिला करके उसका छिड़काव किया जाता है। सो इनको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, जिस वजह से ये क्या होते हैं, ये स्वीप कर जाते हैं ग्राउंड के अंदर। ठीक है, ये स्वीप कर जाते हैं ग्राउंड के अंदर और फिर ये पानी के साथ मिल करके क्या हो जाते हैं, हमारी फर्टिलिटी को यहाँ पर रिड्यूस करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को, और साथ ही ये ग्राउंड वाटर के अंदर भी जा सकते हैं नीचे रिस्क करके। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स क्या है हमारी सॉइल पोल्यूशन के। सॉइल तो पोल्यूट हो गई, लेकिन अब इसका इफ़ेक्ट क्या है। तो सॉइल पोल्यूशन इज़ नॉट ओनली द प्रॉब्लम इन इंडिया, सिर्फ इंडिया क्या ही यहाँ पर हमारे लिए ही ये नुकसानदायक नहीं है, बल्कि ग्लोबल लेवल पर है और ह्यूमन बींग्स के लिए ही ये सारी चीज़ें इफेक्टिव नहीं है, बल्कि जितने भी प्लांट्स है, जहाँ जो भी एनिमल्स है, वो भी कहीं ना कहीं इनके ऊपर डिपेंड करता है सॉइल के ऊपर। तो उनका भी हैबिटेट यहाँ पर छिन रहा है, इनका भी रहना सहना यहाँ पर ख़राब होता जा रहा है। तो यहाँ पर एक हार्मफुल इफेक्ट है सॉइल का एनवायरनमेंट के ऊपर, एक बड़ी स्केल पे, एक बड़ी मात्रा में यहाँ पर काफ़ी बड़ा इफेक्ट है। सबसे पहला है कि इन्फीरियर क्रॉप क्वालिटी। जिस फर्टिलिटी की किसी भी क्रॉप को, फसल को ज़रूरत होती है, वो फर्टिलिटी यहाँ पे गायब हो रही है, क्योंकि हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का, खाद का यूज़ कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का, कीटनाशकों का यूज़ कर रहे हैं, जिसके हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है, उसकी जो उर्वरता है वो यहाँ पर क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है, और बहुत ही फास्टली ख़त्म हो रही है, जिससे आपका जो स्ट्रक्चर है सॉइल का वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो जिस फसल के लिए जैसा टेक्सचर चाहिए होता है वैसा टेक्सचर उसको मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से फसल जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर फसलों में नुकसान हो रहा है, इन्फीरियर हो रही है आपकी क्रॉप की क्वालिटी।
हार्मफुल इफेक्ट होते हैं ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी। अगर सॉइल ख़राब है तो जितने भी पेड़ वगैरह है, जितने भी सारी चीज़ें वो आपकी इसी में ही उगती है, तो इसकी वजह से इट विल इंक्रीज द एक्सपोजर टू टॉक्सिक एंड हार्मफुल केमिकल्स दस इंक्रीजिंग हेल्थ। तो यहाँ पर जितने भी है आप खुद भी एज ह्यूमन बींग है उसका भी एक्सपोजर हो रहा है टॉक्सिक और हार्मफुल केमिकल से, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ भी यहाँ पर काफ़ी अफेक्ट पड़ रही है, जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं और जो भी वहाँ पर हम इस चीज़ के लिए सॉइल के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी सारी चीज़ों के लिए। लिविंग, वर्किंग और प्लेइंग इन द, अगर ऐसी सॉइल के अंदर अगर हम रहते हैं, खेलते हैं, काम करते हैं, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, हमें सांस लेने संबंधी समस्या हो सकती है, हमारे स्किन डिजीज़ हमें हो सकती है या फिर अदर डिजीज़ हमें यहाँ पे हो सकती हैं। तो ह्यूमन के ऊपर भी इसके काफ़ी अच्छे खासे जो है प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। जो हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, अगर उसको ब्रीदिंग के अंदर अगर वो आ जाए, सांस के अंदर हमारे अंदर चल जाए, तो वो हमारी जो श्वसन प्रक्रिया है उसको भी यहाँ पर बाधित कर सकते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट है इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी पर, इसका पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि इकोसिस्टम क्या होता है, वो प्लेस होता है जहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो आपस में रहते हैं। अब सोइल के अंदर रहने वाले जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, अगर उनको वो जगह अच्छी तरीके से मिलेगी नहीं, वो मिट्टी का टेक्सचर जैसा मिट्टी का टेक्सचर में रहते हैं वो मिलेगा ही नहीं, अगर वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा तो फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ रह ही नहीं सकते, जितने भी सूक्ष्म जीवी है वो उसके अंदर रह ही नहीं सकते। तो हमारा इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी जो है यहाँ पर काफ़ी अफेक्ट हो रही है। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। उनका जो हैबिटेट है जहाँ पर वो रहते हैं वो उनसे छुटता जा रहा है। इसलिए जो सॉइल पोल्यूशन है उसका नेगेटिवली इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है ऑन द लाइव्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कैन रिजल्ट इन द ग्रेजुअल डेथ ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म। और जिस वजह से उनको अगर प्रॉपर तरीके से चीज़ें नहीं मिल पा रही तो उनकी एक क्रमिक मृत्यु भी उनको आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं। अब कर तो इंसान रहा है लेकिन भुगत तो पूरा इन्वायरमेंट रहा है, तो ये चीज़ बहुत ही एक कंसर्न वाली बात है यहाँ पर। वाटर सोर्स कॉन्टामिनेशन, जितने भी जल स्रोत है वो यहाँ पर प्रदूषित हो रहे हैं, उनका यहाँ पर संदूषण हो रहा है, क्योंकि मिट्टी के साथ जो है मिल करके जितने भी केमिकल्स हैं जब पानी के साथ वो बह करके नीचे ग्राउंड वाटर तक भी जा रहे हैं, जो हमारा साफ पीने का पानी है वहाँ तक भी जा रहे हैं। तो जितना भी सरफेस रन ऑफ वाटर है, जो आपका सतह पर बहता हुआ पानी है, आफ्टर रेनिंग विल कैरी आउट द पॉल्यूटेड सॉइल, यानी कि वो जितनी भी जो पानी है वो अगर पॉल्यूटेड सॉइल के ऊपर बह रहा है तो उसका जो पॉल्यूटेड मटेरियल है अपने साथ लेकर के जाएगा, और जितने भी वाटर के रिसोर्सेज है, जो भी स्रोत है वहाँ पर अगर जाएगा तो उसको भी कॉन्टामिनेट करेगा, उसको भी दूषित करेगा। तो जितने भी वाटर सोर्सेज है वो भी यहाँ पर दूषित होने की हो रहे हैं सॉइल पोल्यूशन की वजह से। सॉल्यूशन क्या है, अब हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं सॉइल पोल्यूशन को, तो ये भी देखना है। यूज़ ऑफ करेक्ट फार्मिंग टेक्निक्स, यानी कि हम अच्छी तरीके से खेती का सही तकनीक का प्रयोग करें। इसका मतलब ये है कि हम हम लोग जैविक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना भी जैसे गोबर वगैरह से बनने वाली जैविक खाद का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा होता है फर्टिलाइजर से, जो आपकी मैन मेड जो खाद होती है उससे। तो एक अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करने से हम बच सकते हैं। तो हमारी कृषि की जो तकनीक है उसको चेंज करके हम सॉइल इरोजन, सॉइल जो प्रदूषण है उसको हम यहाँ पर कम कर सकते हैं। जितने भी वेस्ट होते हैं उनको फेंकने की बजाय, डिस्पोज करने की बजाय हम उसको रिसाइकल करें, उनका रीयूज़ कर लें। अगर जैसे मान लीजिए प्लास्टिक का कुछ मटेरियल हम क्या करते हैं कि बोतल लाए, पिया, खाया पिया और उसको फेंक देते हैं, तो उसका इस्तेमाल हम कुछ अदर पर्पज़ के लिए भी कर सकते हैं। रिसाइकलिंग पे हमें थोड़ा सा विश्वास करना चाहिए है, ताकि वो चीज़ हम फिर डंप ना करते फिर इधर उधर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ना करना चाहिए इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। वही बात है जो मैंने आपको ऊपर बताई कि जैविक खाद का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी आपके गोबर या फिर पेड़ पौधों के जो रिमेन्स हैं उनसे जो बनती हमारी खाद है उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जो कि हमारे सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको भी इम्प्रूव करता है, और कहीं ना कहीं जो सॉइल के टेक्स्चर है उसको भी अच्छे से इम्प्रूव करता है। कम्युनिटी एजुकेशन और अवेयरनेस की काफ़ी ज़रूरत होती है आज के टाइम में, क्योंकि लोग जो है इन एजुकेटेड इतना है नहीं, इस चीज़ों के प्रति अवेयर नहीं है। सबको पता है कि हाँ नुकसान हो रहा है, लेकिन इतने अवेयर नहीं है कि वो अपने लेवल पर चीज़ों को स्टार्ट करें। सभी को पता है, जितने भी किसान हैं उनको भी पता है कि इन चीज़ से नुकसान है, लेकिन एक तरीके से उनको वो चीज़ नहीं पता है कि कितना भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है। तो कम्युनिटी को अगर हम एजुकेट करते रहें और एक अवेयरनेस लोगों के अंदर आए, लोकल्स को भी इंक्लूड करें, जितने भी स्थानीय लोग उनको भी शामिल करें, उनको ये सारी चीज़ों के बारे में बताया जाए, तो वो भी इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा सोच सकते हैं और कुछ अपने डिसीजंस ले सकते हैं। तो एजुकेशंस की यहाँ पे काफ़ी ज़रूरत है।
प्रॉपर मेंटेनेंस हो सीवेज सिस्टम का, प्रॉपर डिस्पोजल मेथड हो हाउस होल्ड का या फिर इंडस्ट्रियल सीवेज का, एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए, उचित रख रखाव होना चाहिए है आपके सीवेज का, जहाँ पर भी आपका वेस्ट वाटर होता है, जहाँ पर भी आपका घरेलू जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनको आप इधर उधर फेंकते रहते हैं, हम लोग फेंकते रहते हैं, या फिर आप औद्योगिक अपशिष्ट का जो है उचित निपटान यहाँ पर ज़रूरत है, ताकि चीज़ें यहाँ पर मिट्टी के अंदर इधर उधर ना घूमें और हमारी मिट्टी यहाँ पर पोल्यूट ना हो। रिफॉरेस्टेशन की बात करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, पेड़ जो है जो मिट्टी का जो अपरदन है, जो मिट्टी का जो इरोजन है उसको रोकते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी जो टॉप मोस्ट मिट्टी है वो बहने से बच जाती है, फिर चाहे वो पानी से, फिर चाहे वो वायु से। तो पेड़ों का तो हर चीज़ में यूज़ है, पेड़ तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए अगर हम किसी प्रकार से भी पोल्यूशन को कम करना चाहते हैं, फिर चाहे वो कैसा भी पोल्यूशन हो, फिर चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे फिर वो साउंड पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, कैसा भी पोल्यूशन हो, हमें पेड़ की काफ़ी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। प्लांटिंग न्यू ट्री एंड प्लांट्स इज एफोरेस्टेशन, नए नए पेड़ लगाना, पौधे लगाना, इसको एफोरेस्टेशन बोला जाता है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं प्लांट्स, वी लिव बिकॉज प्लांट्स लिव, प्लांट्स है इसलिए हम लोग रह पा रहे हैं, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम लोग भी नहीं रह सकते, और ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि प्लांट्स जो है हमारे द्वारा रिलीज करी गई CO2 को जो है लेते हैं, यूज़ करते हैं अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। अगर पेड़ नहीं रहेंगे फिर CO2 को बैलेंस नहीं किया जाएगा, और CO2 जो है आपका एक ग्रीन हाउस गैस का काम करती है। Whenever trees are cut down, new trees should be planted। अगर किसी पर्पज से हम लोग डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, किसी पर्पज से अगर हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, तो साथ ही हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमें और नए पेड़ लगाने चाहिए ताकि बैलेंस हो पाए। प्लांटिंग ट्रीज इन हिली एरियाज आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर कंजर्वेशन। हिली एरिया, जितने भी पहाड़ी एरियाज होते हैं उनके अंदर प्लांटिंग ट्री करना काफ़ी यहाँ पर फायदेमंद वाली चीज़ें होती है। तो ये था आज की इस वीडियो में, आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा, वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी, शेयर कर दो सभी के साथ, और चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने PDF का एक्सेस लिया हुआ है उनको ये वीडियो ऐड कर दी जाएगी, जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं 7419055279 पर, ठीक है। आपको कंप्लीट जनरल सेक्शन का पेड PDF एक्सेस मिल जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।